हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जिसकी जमीन पर ना तुर्कों के खून को धोने के लिए एक पूरी की पूरी झील बना दी गई थी। बाप रे, पूरी झील? हाँ, लेकिन जहां आज दुनिया भर से लोग आते हैं शांति और सूफी सौहार्द की दुआ मांगने। आज का हमारा विषय है अजमेर जिला दर्शन। जी सर, अजमेर का इतिहास तो वैसे भी बहुत समृद्ध है। बिल्कुल सोनम, अरावली की शांत वादियों में बसा ये नगर सिर्फ एक भौगोलिक हिस्सा नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम रहा है। इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। सही बात है सर, क्योंकि मैप में ये बिल्कुल बीच में आता है ना। एकदम सही। ये सिर्फ एक काव्यात्मक उपनाम नहीं है। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे ना तो अजमेर बिल्कुल मध्य में स्थित है और इसी सामरिक स्थिति के कारण इसे भारत का मक्का, राजपुताना की कुंजी, अच्छा, और राजस्थान का नाका भी कहा जाता था। मतलब जो भी दिल्ली से गुजरात या मालवा जाना चाहता था उसे अजमेर से होकर ही गुजरना पड़ता था। तो मतलब हर बड़े रास्ते का ये सेंटर पॉइंट था। हाँ, इसीलिए जब 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का पुनर्गठन हुआ तो ये 26वें जिले के रूप में शामिल हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश काल में अजमेर मेरवाड़ा कोई आम रियासत नहीं थी। तो क्या ये सीधा अंग्रेजों के कंट्रोल में था? बिल्कुल, ये एक सी श्रेणी मतलब सी कैटेगरी का स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश था, यानी सीधे अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर के अधीन। और अगर हम जलवायु के लिहाज से बात करें तो ये क्षेत्र उपा आर्द्र यानी सब ह्यूमिड श्रेणी में आता है। एक मिनट सर, अरावली के बिल्कुल मध्य में होने की बात मुझे थोड़ी और गहराई से समझनी है। अरावली तो पूरे राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, लेकिन अजमेर के भूगोल पर इस मध्यवर्ती स्थिति का क्या विशेष असर पड़ता है? बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल है सोनम। देखिए, अरावली की जो पर्वतमाला है ना, वो कोई एक सीधी दीवार नहीं है। जी, अजमेर मध्य अरावली क्षेत्र में आता है और इसका सबसे बड़ा भौगोलिक तथ्य ये है कि ये अरावली का सर्वाधिक कटा फटा क्षेत्र है। कटा फटा मतलब पहाड़ियों के बीच में गैप्स हैं? हाँ बिल्कुल, इन कटी फटी पहाड़ियों के बीच से जो हवाएं गुजरती हैं वो पश्चिमी मरुस्थल यानी थार को पूर्व की ओर धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अरावली एक प्राकृतिक ढाल बनकर उस मरुस्थलीकरण को रोकती है। ओ, तो ये एक तरह का बैरियर है। और सर, इसी संदर्भ में पीडीएफ में एक घुघरा घाटी का जिक्र है, उसका क्या विज्ञान है? क्योंकि पुराने शहर तो अक्सर नदियों के किनारे बसते थे, फिर अजमेर एक घाटी में क्यों बसाया गया? देखिए सोनम, प्राचीन काल में जब कोई राजा अपनी राजधानी चुनता था ना तो सुरक्षा सर्वोपरि होती थी। घुघरा घाटी एक प्राकृतिक कटोरे की तरह है। कटोरी की तरह मतलब चारों तरफ से बंद? हाँ, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में तलहटी है। कोई भी दुश्मन अचानक से इस शहर पर सीधा हमला नहीं कर सकता था। उसे पहले पहाड़ियों की ढलान और संकरे रास्तों को पार करना पड़ता था। यही इस घाटी का सामरिक विज्ञान था। अच्छा, अब समझी। ये तो बहुत ही सेफ लोकेशन थी। बिल्कुल। अगर हम इस प्राकृतिक दीवार की प्रमुख चोटियों की बात करें तो यहाँ मोरमजी या टोडगढ़ है जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। इसके अलावा 873 मीटर ऊंची तारागढ़ चोटी है और नाग पहाड़ है। जी सर। और इसी केंद्रीय स्थिति और कटी-फटी घाटियों के कारण आज अजमेर की सीमाएं 5 अन्य जिलों को छूती हैं: नागौर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, ब्यावर और डीडवाना कुचामन। सर, भूगोल तो स्पष्ट है कि इस कटोरे जैसी घाटी ने इसे एक अभेद सुरक्षा दी। तो क्या यही कारण था कि चौहान शासकों ने इसे अपनी राजधानी के रूप में चुना? हाँ, सुरक्षा ही मुख्य कारण था। इस घाटी की सुरक्षा को सबसे पहले 7वीं शताब्दी में चौहान शासक अजयपाल ने पहचाना था और उन्होंने बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग की स्थापना की थी। अच्छा, अजयपाल जी ने। पर सर, 1113 ईस्वी में तो राजा अजयराज चौहान द्वारा इसे बसाने का जिक्र आता है। क्या अजयराज चौहान ने ही इसका नाम अजमेर रखा था? बहुत सही पकड़ा है सोनम। एक विधिवत नगर के रूप में इसे 1113 ईस्वी में राजा अजयराज चौहान ने ही बसाया और अपनी राजधानी बनाया। पर जहां तक नामकरण की बात है तो इसका मूल नाम अजमेर नहीं था। तो क्या था सर? अजयराज चौहान ने इसे नाम दिया था अजय मेरू। अजय का अर्थ है जिसे जीता न जा सके और मेरू का अर्थ है पर्वत, यानी एक ऐसा अजय पर्वत जिसे कोई दुश्मन भेद न सके। अजय मेरू बोलने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ,
और समय के साथ जब आम जनमानस ने इसे अपनी सहूलियत से बोलना शुरू किया तो भाषाई सरलीकरण के कारण अजय मेरू घिसके घिसते अजमेर बन गया। ओहो, तो ऐसे नाम पड़ा अजमेर। बिल्कुल। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय यह नगर अपने चरम पर था और फिर 1558 ईस्वी में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगलों ने भी इसकी भौगोलिक अहमियत समझी और इसे पूरे राजपूताना सूबे का मुख्यालय बना दिया। सर, पीडीएफ में अजयराज चौहान के शासनकाल से जुड़ा एक तथ्य है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उनके द्वारा चलाए गए सिक्के। ओह, सिक्कों वाला पॉइंट। हाँ जी, एक राजा तो सिक्के चलाता ही अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन उन सिक्कों पर उनकी रानी सोमलेखा का नाम होना, ये इतिहास के नजरिए से कितना बड़ा संकेत है। देखिए सोनम, ये सिर्फ एक आर्थिक तथ्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक घोषणा पत्र है। कैसे सर? उस कालखंड में जब सत्ता पूरी तरह से पुरुष प्रधान मानी जाती थी, तब एक राजा द्वारा अपनी चांदी और तांबे की मुद्राओं पर अपनी रानी सोमलेखा का नाम अंकित करवाना राजकाज में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को दर्शाता है। अरे वाह, मतलब वो वुमेन एम्पावरमेंट को मानते थे। बिल्कुल। ये साबित करता है कि अजयराज चौहान केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बेहद दूरदर्शी और प्रगतिशील शासक थे। ये वाकई में इतिहास का एक बहुत ही शानदार पहलू है। सर, अगर हम आज के प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो रामलुभाया समिति की सिफारिशों के बाद 2023 में यहाँ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, नए जिलों का गठन हुआ है। जी, अजमेर से अलग होकर ब्यावर और केकड़ी को नए जिले का दर्जा मिला है। तो अब वर्तमान अजमेर संभाग की स्थिति क्या है? प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद ना अब अजमेर संभाग में 5 जिले आते हैं और इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक है। आज ब्यावर डीडवा के नाक टोकेंगे। ओह, आज ब्यावर डीडवा के नाक टोकेंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। आज से अजमेर, ब्याव से ब्यावर, डीडवा से डीडवाना कुचामन, नाग से नागौर और टोंकेंगे से टोंक। वाह सर, इस एक लाइन से तो पूरा संभाग याद हो जाएगा, है ना आसान? और अगर हम जनसांख्यिकी और समाज की बात करें तो अजमेर का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बहुत ही ऐतिहासिक है। यह राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। जी, पीडीएफ में भी मेंशन है। इतना ही नहीं, जिले का मसूदा गांव राजस्थान का पहला 100% साक्षर गांव है। पूरे देश में जो संपूर्ण साक्षरता अभियान चला था ना, उसकी शुरुआत भी इसी अजमेर जिले से हुई थी। सर, शिक्षा के मामले में तो ये बहुत ही उन्नत है। मसूदा गांव का उदाहरण बेहतरीन है, लेकिन मुझे इसकी अर्थव्यवस्था का लॉजिक समझना है। अर्थव्यवस्था? पूछिए। अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। अब मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए तो एक विशेष तापमान और पानी की आवश्यकता होती है। फिर अरावली की इस उपाद्र मतलब सब ह्यूमिड जलवायु में पोल्ट्री उद्योग इतना सफल कैसे हो गया? ये एक बहुत ही कुशाग्र सवाल है सोनम। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ मुर्गियों का पालन ही सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती होती है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट। हाँ, अंडों को बिना खराब हुए कम से कम समय में पूरे राज्य में पहुंचाना। अजमेर राजस्थान के बिल्कुल केंद्र में है और यहाँ की उपाद्र जलवायु पोल्ट्री के अनुकूल एक संतुलित तापमान देती है। अच्छा, मतलब ना बहुत ज्यादा गर्मी न सर्दी। बिल्कुल, जो न तो जैसलमेर की तरह बहुत गर्म है और न ही झालावाड़ की तरह बहुत नम। इसी सेंट्रल कनेक्टिविटी के कारण अजमेर में राज्य का सबसे बड़ा कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान यानी पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। ओह, अब समझी मैं। तो वैज्ञानिक ट्रेनिंग और बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही ये राजस्थान की अंडों की टोकरी बन गया। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मिश्रित है। और डेयरी सेक्टर भी तो है सर यहाँ। हाँ, डेयरी सेक्टर में देखिए, यहाँ की पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। और अगर कृषि की बात करें तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना और सरसों तो होते ही हैं, लेकिन अजमेर ने अपनी जलवायु का फायदा उठाते हुए 2 बहुत विशिष्ट कृषि क्षेत्र विकसित किए हैं। वो कौन से सर? पहला है पुष्कर की पुष्प मंडी, जहां विश्व स्तरीय गुलाब की खेती होती है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है तबीजी। तबीजी में देश का प्रथम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। बीजीय मसाले मतलब बीज वाले? हाँ, जो जीरा, धनिया और मेथी जैसे बीजीय मसाले होते हैं ना, उनके लिए ये हल्की, शुष्क और उपाद्र जलवायु वरदान होती है। इसलिए भारत सरकार ने रिसर्च के लिए इसी जगह को चुना। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का पॉइंट तो बहुत सटीक है सर। तो क्या यही लॉजिक यहाँ के उद्योगों पे भी लागू होता है? आपका इशारा किस तरफ है? सर, 1967 में चाचियावास में
चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से HMT घड़ियों का कारखाना लगा था। एक विदेशी देश राजस्थान के मध्य में आकर कारखाना क्यों लगाएगा? बिल्कुल सोनम, आपने डॉट्स को एकदम सही कनेक्ट किया है। 1960 के दशक में भारत पाकिस्तान युद्ध हो चुके थे। सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब या दिल्ली के आसपास कोई भी बड़ी रणनीतिक या विदेशी फैक्ट्री लगाना सामरिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं था। अच्छा, तो सेफ्टी एक रीजन था। हाँ, अजमेर भारत के अंदरूनी हिस्से में था, सुरक्षित था और ये एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन था जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता था। इसीलिए चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से HMT का कारखाना यहाँ लगाया गया। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन था। और सर, खनिज के बारे में क्या प्रमुख तथ्य हैं? खनिजों की बात करें तो अजमेर एक मामले में पूरे भारत में एक अधिकार रखता है और वो है फेल्सपार। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन यहीं होता है क्योंकि अरावली की जो भूगर्भीय संरचना है उसमें ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। जी। इसके अलावा लघु उद्योगों में ब्यावर का तिलपट्टी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। और हाँ, हम किशनगढ़ को कैसे भूल सकते हैं? किशनगढ़ मार्बल मंडी। बिल्कुल, किशनगढ़ मार्बल मंडी एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज है, मार्बल को काटने के बाद जो सफेद पाउडर निकलता है ना, उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिसे डंपिंग यार्ड कहते हैं। हाँ सर, मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। वो बिल्कुल बर्फ जैसा लगता है। एकदम सही। आज वो जगह इतनी विशाल और बर्फ की तरह सफेद हो चुकी है कि लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करते हैं और उसे राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहने लगे हैं। डंपिंग यार्ड का पर्यटन स्थल में बदल जाना वाकई कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। पर्यटन से याद आया सर, अजमेर अपनी वास्तुकला में राजपूताना और मुगलों का एक बहुत अनोखा मिश्रण दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। लेकिन अकबर का जो किला है, जिसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं, उसके बारे में तथ्य है कि वो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। इसका क्या कारण है? अकबर ने इसे स्थानीय शैली में क्यों नहीं बनवाया? इसका सीधा सा कारण अकबर की सैन्य रणनीति थी सोनम। देखिए, अकबर इस दुर्ग को रहने के लिए एक महल के रूप में नहीं बनवा रहा था। तो फिर किस लिए? वो राजपूताना, विशेषकर मेवाड़ के महाराणा प्रताप के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों के लिए इसे एक फॉरवर्ड बेस या शस्त्रागार, जिसे मैगजीन कहते हैं, उसके रूप में बना रहा था। अच्छा, तो ये एक मिलिट्री बेस था। हाँ, इसीलिए उसने किसी स्थानीय राजपूती वास्तुकला को अपनाने के बजाय इसे पूरी तरह से अपनी शुद्ध मुगल या मुस्लिम सैन्य वास्तुकला के आधार पर बनवाया, ताकि ये एक अभेद्य सैन्य छावनी की तरह काम करे। जी सर, अब लॉजिक समझ आ गया। और पर्यटन में वास्तुकला के साथ साथ ये शहर अपनी रूहानियत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अजमेर शरीफ दरगाह है, जहाँ महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज कहते हैं, वो विश्राम करते हैं। जी, दरगाह शरीफ तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। इस दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार निजाम गेट कहलाता है, जिसे हैदराबाद के नवाब ने बनवाया था। वहीं पास में भव्य बुलंद दरवाजा है। लंगर के लिए अकबर ने यहाँ बड़ी देग, मतलब एक विशाल कड़ाहा, और जहांगीर ने छोटी देग भेंट की थी। और जो यहाँ उर्स का मेला लगता है? हाँ, रजब के महीने में यहाँ लगने वाला उर्स का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और देखिए, दरगाह से कुछ ही दूरी पर है पुष्कर, जिसे देवताओं की नगरी, तीर्थराज, तीर्थों का मामा और मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। पुष्कर झील के बारे में भी कुछ बताइए न सर। भूगोल की दृष्टि से पुष्कर झील एक ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित प्राकृतिक झील है। इसके चारों ओर 52 घाट बने हैं। इसी झील के पास विश्व का एकमात्र प्राचीन और प्रमुख ब्रह्म मंदिर स्थित है और ठीक सामने रत्नागिरी पहाड़ी पर उनकी पत्नी सावित्री माता का मंदिर है। सर, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? एक तरफ सूफी संतों की दरगाह और ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है, जो शांति का प्रतीक है, लेकिन दूसरी तरफ झीलों के सेक्शन में आना सागर झील के निर्माण की जो कहानी है, वो बहुत ही रक्तरंजित है। हो, तुर्कों के रक्त वाली कहानी। इस धरती को साफ करने के लिए इसे बनवाया था। ये पूरी घटना क्या थी? देखिए सोनम, इतिहास अक्सर शांति और युद्ध के इन्हीं विरोधाभासों से मिलकर बनता है। ये घटना 1137 ईस्वी की है। उस समय अजमेर पर तुर्कों का एक बहुत ही भयंकर आक्रमण हुआ था। अच्छा। चौहान शासक अरमुराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता था, उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर तुर्कों को बहुत बुरी तरह खदेड़ा और हराया।
उस युद्ध में इतना भयंकर रक्तपात हुआ था कि अजमेर की पूरी धरती, विशेषकर 2 पहाड़ियों के बीच का मैदानी हिस्सा, तुर्कों के खून से लाल हो गया था। बाप रे। उस समय की मान्यताओं के अनुसार ना, उस रक्त रंजित जमीन को अपवित्र माना गया। उसे शुद्ध करने और उस खून को धोने के लिए आना जी ने चंद्रा नदी के पानी को मोड़ा और 2 पहाड़ियों के बीच एक बांध बनाकर पानी रोक दिया। ओहो, तो ऐसे बनी एक कृत्रिम झील। बिल्कुल, इसी कारण इसे आनाजी के नाम पर आना सागर झील कहा जाता है। बाद में जब शांति का दौर आया तो मुगलों ने इसके खूनी इतिहास को भुलाकर इसके सौंदर्य को निखारा। मुगलों ने क्या बनवाया था वहां? जहांगीर ने इस आना सागर झील के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा लगवाया, जिसे दौलत बाग कहते हैं। आज हम इसे सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। उसके बाद शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बेहद खूबसूरत बारादरी यानी 12 दरवाजों वाले मंडप का निर्माण करवाया। अच्छा, जहां बैठ के वो हवा का आनंद लेते होंगे। हाँ, और झीलों की बात करें तो 1892 का भी एक जिक्र है। उस समय भयंकर अकाल पड़ा था। तब इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत कार्य के तहत एक झील बनवाई गई, जिसे आज फॉय सागर कहा जाता है। ये तो ब्रिटिश काल में आपदा प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। सर, आपने मुगलों और अंग्रेजों द्वारा शहर को अपने अपने तरीके से संवारने की बात की। शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने 1875 में यहाँ मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। क्या इसका उद्देश्य वास्तव में केवल शिक्षा देना था, या राजपूताना के राजाओं को ब्रिटिश वफादार बनाने की कोई कूटनीतिक सॉफ्ट पावर रणनीति थी? आपने बहुत ही सटीक शब्द का प्रयोग किया, सॉफ्ट पावर। देखिए, मेयो कॉलेज सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये अंग्रेजों का एक आइडियोलॉजिकल फायरवॉल था। आइडियोलॉजिकल फायरवॉल मतलब वो दिमाग बदलना चाहते थे? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य राजपूताना के राजाओं, राजकुमारों और सामंतों के बच्चों को अंग्रेजी तौर तरीकों, ब्रिटिश वेशभूषा और उनकी सोच में ढालना था, ताकि जब ये राजकुमार बड़े होकर राजा बने ना, तो वो ब्रिटिश क्राउन के वफादार रहे और 1857 जैसी क्रांति इस दोबारा ना हो। ओह, तो ये एक सोची समझी चाल थी। बिल्कुल। पर आज यही अजमेर राजस्थान में शिक्षा का बौद्धिक इंजन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी के मुख्यालय यही हैं। और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी तो है ना सर? हाँ, बांदर सिंदरी जो कि किशनगढ़ में है, वहाँ राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थित है। जी सर। और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से क्या स्थिति है आज? परिवहन के मामले में, जैसा हमने लॉजिस्टिक्स की बात की, ये दिल्ली अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। ये एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है और अब यहाँ का किशनगढ़ एयरपोर्ट इसे सीधे हवाई मार्ग से राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है। सर, कला और संस्कृति में भी अजमेर का बड़ा नाम है ना? बहुत बड़ा नाम है। यहाँ आपको मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली की जो बनी ठनी की पेंटिंग है, हाँ, उसे तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है। एकदम सही, जो अपने तीखे नयन नक्श के लिए विश्व विख्यात है। इसके अलावा यहाँ का गुजर समुदाय अपने चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी प्रख्यात नृत्यांगना फल्कुबाई हैं। और सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो इस क्षेत्र को धार्मिक रूप से और समृद्ध करती है। मेलों और त्योहारों में भी अजमेर बहुत समृद्ध है सर। पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला और ब्यावर में बादशाह की सवारी का जिक्र आता है पीडीएफ में। हाँ, पुष्कर का मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है, जो राज्य का सबसे रंगीन मेला है। और ब्यावर में होली के अवसर पर जो बादशाह की सवारी निकलती है, वो टोडरमल के सम्मान से जुड़ी एक अद्भुत सांस्कृतिक विरासत है। और अगर हम प्रमुख व्यक्तित्वों को देखें सर, तो सिर्फ प्राचीन इतिहास ही नहीं बल्कि आधुनिक आंदोलनों में भी अजमेर का नाम है। जैसे अरुणा रॉय का आरटीआई आंदोलन ब्यावर से शुरू हुआ। एक छोटे से शहर से इतने बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हो गई? देखिए सोनम, ये अजमेर की मिट्टी की ही तासीर है कि ये हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक चेतना का केंद्र रहा है। जी। व्यक्तित्वों की बात करें तो जहां तराइन के युद्ध के नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं, उनका शौर्य यहाँ है। वहीं आधुनिक काल में हरिभाव उपाध्याय जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए। हरिभाव उपाध्याय जी? हाँ, जो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे और जिन्होंने त्याग भूमि समाचार पत्र निकाला था। और जब अरुणा रॉय ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई आंदोलन शुरू किया ना, तो उन्होंने ब्यावर के चांग गेट को ही चुना,
क्योंकि ये क्षेत्र मजदूरों, किसानों और जागरूक नागरिकों का एक सक्रिय केंद्र था। अच्छा, तो ग्राउंड लेवल अवेयरनेस बहुत थी वहां। बिल्कुल। और कला के क्षेत्र में एक और नाम है पुष्कर के रहने वाले रामकिशन सोलंकी जी का, जिन्हें नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। सर, इतने सारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच मैं थोड़ा वापस भूगोल पर आना चाहूंगी। पीडीएफ के अंत में एक तकनीकी शब्द का प्रयोग हुआ है, जल विभाजक या वाटर डिवाइड। जल विभाजक? जी, और साथ ही नदियों और वन्यजीवों का जिक्र है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जल विभाजक का सिद्धांत अजमेर में कैसे काम करता है? भूगोल की दृष्टि से ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सोनम। जल विभाजक का मतलब है एक ऐसी ऊंची भू संरचना जो पानी के बहाव को दो अलग अलग दिशाओं में बांट देती है। अच्छा, मतलब पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। हाँ, अजमेर में अरावली की पहाड़ियां एक रिज लाइन या छत की मुंडेर की तरह काम करती हैं। जब यहाँ बारिश होती है तो इन पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान का पानी लूनी नदी जैसी नदियों में जाता है, जो अंततः अरब सागर में गिरती हैं। जी। और पूर्वी ढलान का पानी बनास जैसी नदियों के जरिए अंततः बंगाल की खाड़ी में जाता है। ओह, तो अरावली तय करती है कि पानी कहाँ जाएगा? बिल्कुल। नदियों में सबसे प्रमुख है लूनी नदी, जिसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से ही होता है। इसे पश्चिमी मरुस्थल की जीवन रेखा या मरु गंगा भी कहा जाता है। सर, लूनी नदी किन जिलों से बहती है? इसकी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, लूनी के प्रवाह वाले जिलों को याद रखने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, अपना बजाजो। अपना बजाजो? ध्यान दीजिए, अ से अजमेर, प से पाली, ना से नागौर, ब से बाड़मेर, जा से जालौर और जो से जोधपुर। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। और कोई नदी? दूसरी महत्वपूर्ण नदी है रूपनगढ़ नदी, जो सलेमाबाद से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई सीधे सांभर झील में गिरती है। और सर, वन्यजीव और वनों की क्या स्थिति है यहाँ? वन्य जीवों की बात करें तो इस विविधता को संरक्षित करने के लिए जिले का आधिकारिक शुभंकर खड़मोर पक्षी को बनाया गया है। अरावली के मध्य में स्थित रावली टॉडगढ़ अभयारण्य यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का फेफड़ा है। यहाँ पेड़ कौन से पाए जाते हैं सर? यहाँ के वनों में आपको मुख्य रूप से धोकड़ा, खेजड़ी और बबूल के वृक्ष मिलेंगे, जो उपाध्र जलवायु के बिल्कुल अनुकूल होते हैं। जी सर, एकदम क्लियर हो गया। तो छात्रों, ये था हमारा अजमेर जिला दर्शन का एक संपूर्ण और तार्किक विश्लेषण। हमने सिर्फ तथ्यों को पढ़ा नहीं है, बल्कि ये समझा है कि क्यों और कैसे अजमेर का भूगोल उसके इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी संस्कृति को निर्धारित करता है। बिल्कुल सर, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अब मैं इस क्लास का समापन एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करना चाहूंगा। जरा सोचिए, एक ही जिले की जमीन है, इसी जमीन पर अर्णोराज की तलवारों का रक्त रंजित इतिहास भी है। इसी जमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संतों की दी हुई शांति भी है। जी। और इसी जमीन पर आधुनिक काल में अरुणा रॉय द्वारा शुरू किया गया आरटीआई जैसा एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी आंदोलन भी है। आखिर ऐसा क्या है अजमेर की इस कटी फटी अरावली की मिट्टी में, जो हर कालखंड में, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक, ये हमेशा भारत की नियति को तय करने वाला एक प्रमुख केंद्र बिंदु बना रहा? वाकई सर, ये सोचने वाली बात है। इस सवाल पर आप स्वयं गहराई से विचार कीजिएगा। पीडीएफ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें और जो लॉजिक हमने आज डिस्कस किए हैं उनके साथ अपने नोट्स रिवाइज करें। आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।